इग्नू MPS 003 चैप्टर नंबर आज का 25 है, जिसका नाम है धार्मिक राजनीति। पहला पॉइंट है धर्म और राजनीति का अंतर संबंध। परंपरागत पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिकता और विकास के साथ राजनीति से धर्म का प्रभाव खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय संदर्भ। भारत में धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक पहचान, संस्कृति और सामूहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिकरण। जब राजनीतिक दल और हित समूह सत्ता हासिल करने, वोट बैंक बनाने या लामबंदी के लिए धार्मिक पहचान और भावनाओं का उपयोग करते हैं, तो उसे धार्मिक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। भारत में धार्मिक राजनीति के उदय के ऐतिहासिक कारण। भारत में इस प्रवृत्ति के उदय के पीछे निम्नलिखित ऐतिहासिक कारकों को रेखांकित करती है। पहला कारक है इसमें औपनिवेशिक नीति, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेदों को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है पृथक निर्वाचन मंडल 1909। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर अलग चुनाव प्रणाली शुरू की, जिसने दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक हितों को हमेशा के लिए अलग कर दिया और अंततः 1947 में देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद का दौर और तुष्टीकरण की राजनीति। आज़ादी के बाद भी राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक चुनावों में जीतने के लिए अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया। विकास के वास्तविक मुद्दों के बजाय धार्मिक पहचान को चुनावी मुद्दा बनाया जाने लगा। अगला पॉइंट है हमारा सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण। इतिहासकार विपिन चंद्र के सिद्धांत के आधार पर सांप्रदायिकता और धार्मिक राजनीति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। उदार सांप्रदायिकता। पहला पॉइंट है उदार सांप्रदायिकता। जब किसी समुदाय के लोगों को लगता है कि एक धर्म होने के नाते उनके आर्थिक और राजनीतिक हित समान है, लेकिन वे दूसरे धर्मों के विरोधी नहीं होते हैं, तो उसे उदार सांप्रदायिकता कहा जाता है। फासीवादी या उग्र सांप्रदायिकता। जब यह माना जाने लगता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के हित एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी हैं और वे एक साथ शांति से नहीं रह सकते हैं, तो उसे उग्र सांप्रदायिकता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसक सांप्रदायिकता। इसका परिणाम दंगों, नफरत और अलगाववाद के रूप में सामने आता है, जिसे हिंसक सांप्रदायिकता कहते हैं। अब हम लोग इस अध्याय के चौथे पॉइंट का बात करेंगे। 1990 और 80 के दशक के बाद का मोड़। भारतीय राजनीति में 1980 के दशक के उत्तरार्ध को धार्मिक राजनीति का स्वर्णिम काल या सबसे आक्रामक दौर माना जाता है, जिसे भारतीय राजनीति की दिशा बदले। इसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दिया गया। इसमें धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें से हम लोग कुछ मामले देखते हैं। शाह बानो मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए सरकार द्वारा लाए गए कानून ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बहस को जन्म दिया। इसमें हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं शाह बानो मामला में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहें या फिर धार्मिक राजनीतिकरण कहें, जिसके कारण इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया जाता है संसद में संशोधन कर। नेक्स्ट पॉइंट है राम जन्मभूमि आंदोलन। अयोध्या मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी लामबंदी हुई, जिसने बहुसंख्यक धार्मिक पहचान को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। इसे राजनीतिक विज्ञान में
मंडल बनाम कमंडल की राजनीति भी कहा जाता है, जहां एक तरफ जातिगत आरक्षण था तो दूसरी तरफ धार्मिक एकजुटता था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संकट। धार्मिक राजनीति के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर गंभीर सवाल उठे। पहला, पश्चिमी बनाम भारतीय धर्मनिरपेक्षता। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म और राज्य का पूरी तरह से अलग होना, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म समभाव या राज द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान देना और उनके प्रति सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना है। अगला, चुनौती। आलोचकों और इग्नू के सिद्धांतों के अनुसार धार्मिक राजनीति ने राज्य को निष्पक्ष नहीं रहने दिया। पार्टियां अपने फायदे के लिए बहुसंख्यक तो कभी अल्पसंख्यक धार्मिक कार्ड खेलती है, जिससे धर्मनिरपेक्षता का मूल ढांचा कमजोर होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संकट किस तरह है। तो इस अध्याय को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।